गुड इवनिंग बच्चों, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। देखिए कर क्या रहे हैं हम लोग, वॉइस क्लियर है सबको? करें स्टार्ट। चलिए देख लेता हूं वॉइस क्लियर है क्या। ठीक है, वॉइस आपके पास क्लियर आ चुकी है। देन अब देखिए समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा इन दिनों गला भी बैठने लगा है क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैचेस के अंदर फटाफट चीज़ें जो हैं काफ़ी कवर करनी है। बिल्कुल रविंद्र प्रजापति जी, कानाराम सैनी, लोकेश सैनी, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे आ गए। हाँ बिल्कुल आ गए, कानाराम जी आ गए, टाइम हो गया, बिल्कुल हो गया साथ। चलो अब देखो भैया हो क्या रहा है वास्तव में। अभी टेक्निकल हेल्पर एग्ज़ाम डेट पता ही है तुम्हें, प्री है ना, तो उसके लिए अपन इम्पोर्टेंट कुछ लास्ट मोमेंट पे, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 20 तारीख को कराऊंगा, 21 तारीख को कराऊंगा ना, उस टाइम मैं कुछ नहीं कराऊंगा। मैं शांति से बस तुमसे ये कहूँगा कि उन बीच के जो 20 से 23 के बीच का, पंकज शर्मा जी बिल्कुल, तो वो 24 से और 20 के बीच के जो 2-3 दिन होंगे उसमें आराम से तसल्ली से सुकून के साथ रहना बेटा। और उसके दौरान आप लोग क्या करना, जो भी मटेरियल तुमने पढ़ा है उसको, और वो जो 45 पेज तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट से मिल रखे हैं उनको बस दिन में 50 बार दोहराना। दिन में कितनी बार? 50 बार। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, और टेस्ट सीरीज तुम्हारी प्रॉपर चल ही रही है बच्चों। टेस्ट सीरीज के अंदर आज आपका सेकंड टेस्ट था। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, उन क्वेश्चंस में लास्ट सेशन में मैंने कहा था ना, अभी टेक्निकल हेल्पर प्री एग्जाम के लिए मैं कुछ 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। उनमें से एक सेशन परसों हमने ले लिया था, कल साइंस का सेशन लिया था, मतलब डेली 7 से 8, एक दिन टेक्निकल एक दिन साइंस, है ना, ये अभी चल रहा है। तो अब इसके अंदर टेस्ट सीरीज वो हो ही गया था तुम्हारा। बुकलेट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि एक तो आप इस सारांश बुकलेट को पढ़ लो, एक 786 से प्रैक्टिस करना, ये मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारे लिए, दोनों ही चीजें। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से, है ना। चलो आ जाइए बेटा। अरे सौरभ शर्मा जी कह रहे हो पास हो जाएंगे क्या? बिल्कुल पास हो जाएगा दादा, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं भाई, है ना। तो चलो जल्दी से फटाफट से सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करो, है ना, और आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। हितेश सेन बिल्कुल आ जाइए सारे बच्चे। चलो क्वेश्चन है आपके सामने, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। बहुत बार पूछता है बेटा, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। चलो जल्दी से बताइए भैया, एक आदर्श धारा स्रोत जो है, इससे रिलेटेड बात पूछ रहा है तुमसे, और पूछा जा रहा है कि आदर्श धारा स्रोत जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक चालकता, मतलब इस तरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। बिल्कुल रविंदर जी राम राम, राजीव बिल्कुल, नरेंद्र सैनी जी बिल्कुल, जवाब आ रहे हैं बच्चों के। और यहां पर देखते हैं क्या होना चाहिए। देखो बच्चों प्लीज जरा ध्यान से समझना, है ना। बिल्कुल पंकज जी लगे रहिए, आ जाओ और जल्दी से बताओ। बिल्कुल यहाँ पर नरेंद्र चौधरी, अमेजन बी, नरेंद्र सैनी, वंदना कुमारी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल। चलिए अब मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आ जाओ बेटा, एक आदर्श धारा स्रोत की बात हो रही है, आइडियल की बात हो रही है ना। तो देखो एक तो होता है बेटा आपका आदर्श वोल्टता स्रोत, और एक होगा मेरे प्यारे बच्चों आदर्श धारा स्रोत। प्लीज जरा ध्यान से देखना, एक बताया बच्चे मैंने आपको, प्लीज देखो। देखिए आदर्श वोल्टता स्रोत, इन 4 बातों में से एक बात एग्जामिनर पक्का पूछता है, आदर्श वोल्टता स्रोत, आइडियल वोल्टेज सोर्स, और एक पूछता है बच्चे आदर्श धारा स्रोत। तो तुक्का नहीं लगाना है, चीजों को समझना है, रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि रट के जाओगे तो पता नहीं, पक्का कंफ्यूज होगे। समझ के जाओगे तो बता दोगे कि वो प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है या चालकता के बारे में। तो मोटिवेशन लाइन लक्ष्मण भागोरा, रविंद्र प्रजापत, चुरू टेक, ये कई बच्चे जवाब दे रहे हैं, है ना। रामकरण यादव जी, तो कई बच्चे ए जवाब दे रहे हैं, कई बच्चे बी जवाब दे रहे हैं।
तो ये ए और बी के अंदर ध्यान रखना बेटा, प्लीज समझो। आदर्श वोल्टेज स्रोत, तो वोल्टेज स्रोत जनरली बेटा आपने बैटरी पढ़ी है, क्या पढ़ी है? बैटरी। अब यारो बैटरी के बारे में बात करें मेरे भाई, और करंट सोर्स कुछ इस तरह से होगा, ये लो वोल्टेज स्रोत आपकी बैटरी है। भाई वोल्टेज स्रोत की बात आ जाए तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आती है बैटरी। अब एक बात बताओ, सेल या बैटरी के मैं बारे में बात करूं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। अरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? जानते हो तुम सब, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो अब यहां पर बात हो रही है आदर्श, आइडियल के लिए। किसके लिए? बिल्कुल शहजाद अली, कई दिनों बाद आए हो, बिल्कुल आ जाइए बेटा, कोई नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। श्याम किशोर पाना जी डेगाना नागौर से, बहुत बहुत बढ़िया, आ जाओ भैया। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है बच्चा कम, ठीक है। अब यहां पर आदर्श का पूछ रहा है, तो कम से कम कोई चीज आदर्श के केस में बात करूंगा तो आदर्श स्थिति में कम से कम कोई चीज होती है शून्य। तो आदर्श अगर होगा, आइडियल अगर ये होगा तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अरे आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा भैया? शून्य हो जाएगा। अब आंतरिक प्रतिरोध अगर शून्य हो जाएगा तो बच्चों बता दो आंतरिक चालकता कितनी हो जाएगी? अरे आंतरिक प्रतिरोध अगर शून्य हो जाएगा तो आंतरिक चालकता हो जाएगी आपकी अनंत। अरे कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो अब ये तो बात हुई वोल्टेज स्रोत के लिए। अब धारा स्रोत में जस्ट अपोजिट कर दो बेटा। आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा अनंत और आंतरिक चालकता हो जाएगी शून्य। तो ध्यान देना इस बात पे, आंतरिक चालकता कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो पहले तो ये ध्यान रखना तुमसे प्रतिरोध पूछ रहा है या चालकता पूछ रहा है, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये ध्यान देना कि भैया वोल्टेज स्रोत की पूछ रहा है या धारा स्रोत की पूछ रहा है। तो प्लीज जरा ध्यान से यहां देखिए, तो प्लीज आदर्श वोल्टेज स्रोत है बच्चा, इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य लेकिन आंतरिक चालकता कितनी? अनंत। ऐसे ही आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध तो होगा अनंत लेकिन आंतरिक चालकता क्या होगी? शून्य। तो बच्चे इन चारों में से कोई एक बात जो है ना वो तेरे से पक्का तेरा एग्जामिनर पूछेगा, ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है। तो अब यहां पर पूछा गया आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, तो आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। तो आंसर यहां हम टिक करेंगे बच्चों बी। बिल्कुल टेक्निकल वाला जी, ओके शेयर कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए भैया, ओके बच्चों। तो फटाफट से इस तरह से चीज़ों को समझते हुए चलो कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर कर सकें। बिल्कुल राकेश प्रजापति जी, बिल्कुल बी सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे आओ। बहुत इजी क्वेश्चन, बार बार तुम्हारी एग्जाम्स में आता रहा है। बताओ भैया स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? भाई डीसी मोटर में, हाँ ये राजीव पूछेगा और बार बार गलत होता है ये मेरे से। बिल्कुल राजीव, ये होता है बच्चे से गलत, इसीलिए जहां जहां तुम गलती करोगे ना, बिल्कुल संदीप जी, जहां जहां तुम गलती कर सकते हो या गलती करने के चांस बनते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई कि तुम ये 200 क्वेश्चन जरूर देख के जाना एक बार, है ना। क्या पता ये 200 क्वेश्चन में से अगर बेटा सपोज कर, है ना, तुम्हारे एज इट इज अगर 20 क्वेश्चन भी आ जाएं तो हो गई ना नैया पार प्री में। और मैं तो हालांकि कह रहा हूं अनुभव के आधार पर कि बेटा देखो एग्जाम में यही सब कुछ आता रहता है ना, कोई ऐसा नहीं है। और 200 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अब ये भी तो चीज़ है, मैं एक एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 कॉन्सेप्ट तुम्हें डील कर रहा हूँ, है ना। तो अब जैसे आदर्श धारा स्रोत का मैंने पूछ लिया, तो हो सकता है एग्जामिनर धारा स्रोत का ना पूछ के वोल्टेज स्रोत का पूछ ले। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में तुम्हें आंतरिक प्रतिरोध का करवा दिया, तो कोई नहीं, एग्जामिनर तुमसे चालकता का पूछ सकता है, इससे ज्यादा क्या करेगा। समझ रहे मेरी बात। तो आइए अब अगला है डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है। तो यहां पर कई बच्चे, कैलाश चौहान जी डी, नरेंद्र सैनी अमेजन डी,
प्रजापति जी डी बोल रहे हैं, धर्मपाल डी बोल रहे हैं, यहाँ पर रामकृष्ण यादव जी, रामकृष्ण यादव जी सॉरी सी, तो कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, रामकृष्ण यादव जी सी बता रहे हैं। जीतू जी पूछ रहे हैं, जीतू स्काई 63, हाय सर कैसे हो? अच्छा हूँ यार दोस्त, बस अभी थोड़ा सा तुम्हें पढ़ा दूँ 15, 16, 17 तारीख तक, है ना, उसके बाद 5-7 दिन आराम से सुकून से छुट्टी बैठ के। बिल्कुल, पूजा सुमन जी कह रहे हैं सी, ओके अच्छा, तो यहाँ पर सी कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं। मुकेश जाट बोल रहे हैं डी, ओके। राकेश प्रजापति जी डी, कानाराम सैनी डी, बिल्कुल। सूरज कुमार इनखिया कह रहे हैं कि सर मुझे नोट्स चाहिए। सूरज कुछ नहीं, आपको बता रखा है, सब वीडियो में बता रखा है, बार बार मैं बताता हूँ, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है मेरे भाई, इसलिए आप कुछ मत करना, सीधा ये क्लास पूरी हो जाए उसके बाद में यूट्यूब चैनल पे चले जाना अपने पे, आपको वीडियो मिल जाएगा 5-7 मिनट के अंदर, जो भी है उसको देख के जो भी बता रखा है वो प्रोसेस फॉलो कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ बार बार, ये 45 पेज जो है ना, इनको अच्छे से पढ़ जाओ, अच्छे से दिमाग में से निकाल ले जाओ। तो बिल्कुल यहाँ पर कई बच्चों के जवाब आए अलग अलग, और यहाँ पर सही जवाब होगा प्रारंभिक धारा को कम करना। ध्यान देना, अब मैं समझाता हूँ कैसे। डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का मुख्य कार्य प्रारंभिक धारा को सीमित करना होता है, स्टार्टिंग करंट को कम करना होता है। प्रारंभिक धारा को सीमित करना, स्टार्टिंग करंट को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कैसे, जरा देखो भैया, यार मैं आपको बता चुका हूं, है ना, प्लीज जरा ध्यान से देखना। ये सपोज कीजिए आपकी डीसी मोटर है, ये इसका आर्मेचर, V वोल्ट सप्लाई से आपने इसको कनेक्ट किया है। कितनी वोल्ट सप्लाई से? V वोल्ट से। ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA, आर्मेचर में धारा IA, और इसमें बैक EMF सपोज करो EB, है ना। तो अब इनमें संबंध क्या होता है, ये फॉर्मूला रट के याद रख लेना रवि, पक्का पूछता है, कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, कभी इस पे क्वेश्चन करवा लेता है। तो V बराबर EB प्लस IA RA, अरे फॉर्मूला ध्यान रखना, V बराबर EB प्लस IA RA। अब इस फॉर्मूला से वो तुमसे क्या क्या करवा सकता है, या तो सीधा ये फॉर्मूला पूछ लेगा, या बोल देगा बैक EMF का बता दो, तो बैक EMF का बताओगे तो V माइनस IRA। और बेटा क्या कर सकता है, तुमसे आर्मेचर धारा का मान पूछ सकता है। नहीं, स्टार्टिंग में आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कानाराम जी। आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो चाहे स्टार्टिंग की बात करो चाहे एंडिंग की बात करो, आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो हर समय सेम ही रहता है ना। फिर क्यों लगाते हैं, तो उसके पीछे का जो लॉजिक है ना, कारण वास्तव में जो है, आर्मेचर रेजिस्टेंस तो ऐसा थोड़ी है स्टार्टिंग में कम होगा और बाद में बढ़ जाएगा। आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो वही 0.1 से 1 ओम के बीच में रहेगा, ठीक है, लघु प्रतिरोध की श्रेणी में आता है। अब यहां से देखो यार, कारण ये नहीं है कानाराम जी, कानाराम जी मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टार्टर क्यों लगाते हैं। तो देखो, स्टार्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्रारंभ के समय बैक EMF शून्य होता है। प्रारंभ के समय बैक EMF क्या होता है, शून्य होता है। अच्छा, यहां से अगर एग्जामिनर तुमसे आर्मेचर धारा पूछ ले, तो आर्मेचर धारा का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, V माइनस EB बटा RA। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, है ना। स्टार्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट पूछता है, बैक EMF वगैरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता है वो मैं बता देता हूं। तो IA बराबर V माइनस EB बटा RA। अब भाई सुन, क्या होता है, प्रारंभ के समय रोटर घूर्णन नहीं करता, रोटर घूर्णन नहीं करता तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होता, और भैया जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होता तो कोई EMF नहीं होगा। तो प्रारंभ के समय, और बच्चे ये प्रारंभ के समय जो बैक EMF है ना आपका, ये होता है शून्य, 0 होता है। तो इस स्थिति में आर्मेचर धारा कितनी हो जाएगी, IA बराबर V बटा RA। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा बेटा, सपोज करो आपने इसको 220 वोल्ट सप्लाई दी, कितनी दी, 220 वोल्ट सप्लाई, और आर्मेचर के अंदर ये जो बाद में बैक EMF उत्पन्न होता है, ये सपोज करो 210 है। तो प्रारंभ के समय जब बैक EMF उत्पन्न नहीं हुआ है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.1 से 1 ओम के बीच में होता है, तो मैंने इसके बीच की वैल्यू ले ली 0.5। तो अब ये करंट कितना हो जाएगा, 220 बटा 0.5, मतलब 440 एम्पियर। बहुत ज्यादा करंट है भाई, इस पे तुम्हारा आर्मेचर जो है वो जल जाएगा, है ना। लेकिन
जब बाद में एक बार बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, जैसे रोटर घूमना चालू कर देगा, तो रोटर घूमना चालू कर देगा मतलब बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। दैट केस में बेटा करंट, दैट केस में करंट V माइनस EB बटा RA। तो क्या करोगे, यहां पर देखिएगा 220 माइनस 210, बैक ईएमएफ कितना 210, और आर्मेचर का प्रतिरोध वही 0.5। इस वाले केस में 20 में से 10 जाएगा 10 बटा 0.5 मतलब 1/2, तो ये आ जाएगा 20 एम्पियर। अब एक बात बताया, सुन बात को जरा ध्यान से, जब बैक ईएमएफ पैदा नहीं हुआ है प्रारंभ के समय तब तो करंट है 440 एम्पियर, और जब बैक ईएमएफ पैदा हो चुका है तब करंट है मेरे भाई 20 एम्पियर। तो ये 440 एम्पियर जो है ना, ये अत्यधिक उच्च करंट है, और इस अत्यधिक उच्च करंट पर आपका आर्मेचर जो है ना बेटा, ये आर्मेचर जल जाएगा। अरे आर्मेचर क्या हो जाएगा बेटा, जल जाएगा। तो अब इसको जलने से बचाना है, जलने से बचाना है तो क्या कर भैया, इसके श्रेणी क्रम में एक अतिरिक्त प्रतिरोध लगा दे स्टार्टिंग के समय। ये देखो इस तरह से देखना, ये देखो यहां एक अतिरिक्त प्रतिरोध लगा दिया मैंने आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। तो जैसे ये अतिरिक्त प्रतिरोध लगा दोगे तो प्रारंभ के समय जो करंट है वो मतलब सीधी सी बात है, प्रतिरोध RA तो है ही, अब ये RST और ऐड हो गया, तो IA बराबर V अपॉन RA प्लस RST। तो देखो ये प्रतिरोध ओवरऑल क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, तो धारा क्या हो जाएगी, कम। मतलब सीधी सी बात क्या है कि स्टार्टिंग के समय तुमने जो अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा है वो क्या कर रहा है, बेसिकली आर्मेचर धारा को कम कर रहा है। तो प्लीज प्यारे बच्चों ध्यान देना, मोटर में स्टार्टर क्यों लगाते हैं, क्यों, क्योंकि प्रारंभ के समय बैक ईएमएफ नहीं होता, और जब प्रारंभ के समय बैक ईएमएफ नहीं होता बेटा, तो प्रारंभ के समय जब बैक ईएमएफ ही नहीं है तो उस समय तेरी मोटर के जलने का खतरा रहता है, आर्मेचर के जलने का खतरा रहता है। अब ये आर्मेचर को जलने से बचाना है तो एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। तो सुनो, अब यहां पर काम की बात सुन लेना, ये तो हुई इसकी एक्सप्लेनेशन। अब यहां जो बातें मैं बता रहा हूं वो सुनना, किसके बारे में, स्टार्टर के बारे में। अरे किसके बारे में बेटा, स्टार्टर के बारे में। तो प्लीज प्यारे बच्चों देखो, प्रारंभ के समय बैक ईएमएफ 0 होता है, इसलिए प्रारंभ के समय धारा को कम करने के लिए, प्रारंभिक धारा को सीमित करने के लिए एक अतिरिक्त प्रतिरोध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, अतिरिक्त प्रतिरोध। और ये अतिरिक्त प्रतिरोध जो है ना, यही बेसिकली स्टार्टर है यार, और कुछ नहीं है। इसी को कहते हैं, ये तुम्हारा जो होता है ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होता है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताओ भैया जो स्टार्टर लगाया जाता है वो किस में लगाया जाता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। इंटरपोल भी यही, इंटरपोल भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी कहां पर लगाते हो, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। अच्छा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो क्षतिपूर्ति कुंडली, जो प्रतिकारक कुंडली होती है, वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के श्रेणी क्रम में होती है। तो पक्का पूछता है ये बात, है ना। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक अतिरिक्त प्रतिरोध लगा दोगे जो कि है तुम्हारा स्टार्टर। और ऐसा तुमने देखा भी है, अगर तुम मेरी तरह गांव से बिलोंग करते हो बेटा, तो कुआं होगा सबके, और कुएं में तुमने देखा होगा आजकल तो ऑटोमेटिक स्टार्टर हो गए, है ना। पुराने टाइम पे देखो वो स्टार्टर कुछ इस तरह के थे, जब मोटर चालू करते थे तो पहले तो स्टार्टर को नीचे, है ना, फिर जैसे ही मोटर चालू हो जाती थी, मोटर चालू हो गई मतलब बैक ईएमएफ पैदा हो गया, तो स्टार्टर को कहां कर देते थे, ऊपर कर देते थे। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब दिक्कत कब है, केवल स्टार्टिंग के समय। क्यों स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ नहीं है, आई बात समझ में। तो ये हुई बात। अब और बात याद रख लेना, तो ये फॉर्मूला तो ध्यान रखोगे, साथ में याद रखना स्टार्टर जो है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या पूछ सकता है तुमसे, तुम्हारे स्टार्टर भी अलग अलग प्रकार के हैं, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, और एक होता है बेटा ड्रम टाइप का स्टार्टर। कैसा होता है, ड्रम टाइप का स्टार्टर। ये डीसी की बात हो रही है ना। तो 2 पॉइंट स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है बेटा डीसी सीरीज मोटर के लिए, 3 पॉइंट स्टार्टर काम में लिया जाता है बेटा शंट मोटर के लिए, 4 पॉइंट उपयोग में लिया जाता है कंपाउंड मोटर के लिए, और
उपरोक्त सभी में से किसी भी मोटर के लिए आपको अगर स्टार्टर काम में लेना है तो कौन सा काम में लेना बेटा? ड्रम टाइप स्टार्टर काम में लेना। बिल्कुल पंकज चौधरी जी, राम राम। एसपी रॉयल जी पूछ रहे हैं सर टेक्निकल हेल्पर के नोट्स चाहिए। भैया 2 वीडियो यूट्यूब पर केवल इसी चीज के लिए डाल रखे हैं कि तुम्हें नोट्स वगैरह सहायक सामग्री जो भी लास्ट मोमेंट पे चाहिए वो आप तक पहुंच जाए, इसीलिए तो डाला है भाई, है ना, ताकि क्लास में बार बार तुम ना पूछो, इसलिए मैंने अलग से डाल रखा है। ठीक है, बिल्कुल वो मिल जाएगी आपको, है ना। तो अलग से उसके लिए एक मैंने क्लास डाल रखी है, उस क्लास का थोड़ा सा देखिएगा। चलो, तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, स्टार्टर का काम है प्रारंभिक धारा को सीमित करना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ। अरे अरे जूम करो, वो करो। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्लियर है? आ जाओ भाई। 2 समांतर चालक है जिनमें धारा की दिशा असमान है। धारा की दिशा क्या है बेटा? असमान है। तो इनके मध्य क्या होगा भाई? आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, या ना आकर्षण न प्रतिकर्षण? तो चलिए जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी से जवाब दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं किसका सही जवाब आता है। असमान है, अरे असमान का मतलब विपरीत है, ये तो कहना चाह रहा है ये कह रहा है असमान है मतलब विपरीत है। धारा की दिशा क्या है इनमें? विपरीत है। चलो बताओ क्या होगा सही जवाब, कोशिश करें। अमन मेहता जी जवाब दे रहे हैं बी। चूरू टेक्निकल कह रहे हैं आकर्षण मतलब ए। जीतू स्काई ए। कानाराम सैनी बी। एसपी रोयल नाभिकीय बल, वाह क्या बात है। अरे भाई नाभिकीय बल कहाँ से आ जाएगा इसमें? या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, तुक्के लगाना तो सीखो। ललित किशोर बैरवा जी ए जवाब दे रहे हैं, लक्ष्मण बागोरा जी बी जवाब दे रहे हैं। चलो धर्मपाल ए, देखते हैं क्या जवाब आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन। अच्छा कानाराम सैनी जी कह रहे हैं बी को लॉक कर दिया जाए, और देखते हैं। तो कई बच्चे तो अब दिमाग क्या लगाते हैं, चलो करता हूं मैं तो, क्या लॉक करूंगा, मैं तो सोल्व करूंगा, सोल्व करने पे जो आंसर आ जाएगा वो तुम्हारे सामने। ठीक है मेरे भाई, चल अब इधर देख। 2 समांतर चालक हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है वो तेरा एग्जामिनर? इनमें धारा की दिशा असमान है, विपरीत है, मतलब एक में अगर इस तरह है धारा तो दूसरे में इस तरह है, ऐसा कह रहा है ना। तो बताओ इनमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? तो देख, अब कई बच्चे तो क्या कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है अगर समान होता है तो समान समान के मध्य प्रतिकर्षण, और अगर असमान है तो असमान या विपरीत के मध्य आकर्षण, ऐसा पढ़ा है सर हमने तो वो पढ़ता है केवल विपरीत असमान, और असमान आते ही वो क्या टिक कर देता है? आकर्षण। ना ना मुन्ना ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल अमन मेहता जी बिल्कुल सही जवाब। तो यहां पर बिल्कुल चंदू में ए नहीं होगा बेटा, सुमन रेवाड़ बेटा ए नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा बिल्कुल ईश्वर मेघवाल जी का सही जवाब आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा इसका सही जवाब होगा बी। अब कैसे होगा ये समझ ले। अब इधर आ चल। अरे ये ध्रुवों की बात हो रही है, आवेशों की बात हो रही है कि समान ध्रुवों के मध्य या समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों के मध्य या विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण, ये वहां की बात हो रही है। यहां धारा बोली है भाई, है थोड़ा सा जाग, है ना। चलो नरेंद्र सैनी जी यहां पर सही जवाब हो जाएगा बेटा बी, और ये बताता हूं कैसे होगा बी। सर कॉन्टेक्ट नंबर टेस्ट सीरीज के लिए मेरा ही नंबर है
9887716726 इस पे बेटा व्हाट्सएप कर देना, सब मिल जाएगा, है ना। ठीक है, 9887716726। ओके, आ जाओ अब क्वेश्चन को करते हैं। चलो देखो जरा क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से समझना। अच्छा, तुमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है क्या डायरेक्शन के लिए? राइट हैंड थंब रूल, देखो हैंड कौन सा? राइट, राइट हैंड थंब रूल बोला जाता है इसको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। हाँ, पुराने जमाने की है, ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अरे भैया आधी तो निकल गई, आधी और निकालनी है, तो क्या पता आधी है या उससे भी कम है ना। तो अब इधर देख लो बस, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल। चलो इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। देखो यार, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है? हाँ, उससे भी एम्पियर लॉ से भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी नियम लगाओ। अभी देखो मैं जिस नियम से बता रहा हूँ, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है बेटा, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, क्या प्रवाहित हो रही है? धारा, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। यह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि दिया था आपको ओरेस्टेड ने। ओरेस्टेड ने क्या कहा कि जब भी किसी चालक तार या कुंडली से धारा प्रवाहित करते हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब इसकी दिशा दी जाती है बेटा राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, ये कहता है कि यदि किसी तार में अंगूठा, अंगूठा देखो थंब, अंगूठा धारा की दिशा को बताए, सुन ले प्लीज जरा ध्यान से सुन ले, अंगूठा धारा की दिशा को बताए, तो बेटा मुड़ी हुई उंगलियां, कौन? मुड़ी हुई उंगलियां किसको बताती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब इस तरह से होगा तो उंगलियां या तो अंदर जाएंगी या बाहर आएंगी, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो अब अंदर, अंदर मतलब क्रॉस और बाहर मतलब डॉट। भाई कोई चीज तुम्हारी तरफ आ रही है बाहर तो तुम्हें एक डॉट दिखेगा, जैसे तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तीर, तीर इस तरह का ही तो होता है बेटा। देख ये डॉट और क्रॉस क्यों बनाते हैं, ये देख ये तीर है तेरा, है ना। तो अब तीर तेरी तरफ आ रहा है बेटा, देख तीर तेरी तरफ आ रहा है तो तेरे को क्या दिखेगा? एक डॉट दिखेगा। लेकिन जब तीर तुमसे दूर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो ये तुम्हें क्रॉस दिखेगा। इसलिए अंदर की ओर को तो मैं बनाता हूं बेटा क्रॉस से, जबकि डॉट ये किसको दर्शाता है बेटा? बाहर की ओर। ठीक है, तो बस अब यही कॉन्सेप्ट था। अब देखना जरा ध्यान से, तो डॉट मतलब अंदर और क्रॉस मतलब, सॉरी, डॉट मतलब बाहर और क्रॉस मतलब अंदर। एक और बात ऐसे समझ लो, क्रॉस के कारण चुंबकीय क्षेत्र सपोज करो एन उत्पन्न होता है, तो डॉट के कारण विपरीत प्रकृति का होगा तो एस होगा। अब प्लीज नियम लगाते हैं सारे बच्चे, आ जाओ। अंगूठा देखो बेटा किस दिशा में है? धारा की दिशा में, धारा भाई ऊपर, तो यहां पर तो उंगलियां अंदर, देखो अंदर, जबकि इधर बाहर, इधर बाहर, अंदर बाहर। तो अंदर, अंदर का मतलब बेटा इधर क्रॉस और इधर डॉट। अब क्रॉस, क्रॉस का मतलब एन और डॉट का मतलब एस। अरे डॉट का मतलब एस, आई क्या बात समझ में? तो बस अब यहां नियम लगा दीजिए। देखो सबसे पहले इसके लिए बात करते हैं, तो यहां अंदर, इधर बाहर। अंदर का मतलब क्रॉस, क्रॉस, यहां डॉट, क्रॉस का मतलब हो गया एन, डॉट का मतलब हो गया एस। क्लियर है? अब इस वाले में लगाओ बेटा, इस वाले में लगाओगे तो अंगूठा ऊपर या नीचे? तो देख अंगूठा धारा की दिशा में नीचे, तो यहां पर तो अंदर, अंदर मतलब क्रॉस, तो एन, और इधर से ये देखो, इधर से ये बाहर, तो बाहर का मतलब डॉट मतलब एस। तो अब बता एन एन के बीच में क्या होगा मेरे भाई? एन एन के बीच में होगा प्रतिकर्षण। अरे एन एन के बीच में क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रतिकर्षण। और यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा
प्रतिकर्षण। आई क्या बात समझ में? तो अब ध्यान दीजिएगा, है ना। संजू बेटा मैंने कल परसों भी बताया था ग्रुप डी की कब होगी। राम राम बेटा, है ना। अभी कुछ नहीं कह सकते, कोर्ट के अधीन है मामला, ठीक है। समझदार बनिए बेटा, अब इधर आओ, है ना। वो जब होगी तब आपको पहले ही नोटिफाई हो जाएगा। आप और मैं कौन होते हैं ग्रुप डी की एग्ज़ाम कब होगी ये डिसाइड करने वाले, है ना। तो चलिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, है ना। तो आया समझ में। अब हो सकता है एग्जामिनर तेरे को वहां एग्जाम में विपरीत की जगह समान दे देगा, तो करके आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सही सही करके आना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। ओके, बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, उस दिन कई बच्चे कह रहे थे सर ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन कराओ। ये लो आगे भैया ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड। चलो जल्दी से बताओ यार। बिल्कुल गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चीजों को सीखो। चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, दोनों का टाइम सेम रह गया। हाँ, कई लोग ऑनगोइंग जॉब पर भी तो हैं। कोई हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में। देखो मजबूरियां सब कराती हैं, और मैं समझता हूँ यार, है ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। अभी ये 499 टेस्ट सीरीज़ थे, है ना। तो 499 टेस्ट सीरीज़ के बारे में एक छोटी सी चीज़ मैं तुम्हें क्लियर करूं। जैसे कुछ 2-3 कमेंट थे, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, है ना। सुन ले एक बार, है ना। 2016 सोनू माहिच, बिल्कुल सोनू माहिच मैं आपको जानता हूँ, नाम दिमाग में है मेरे। आप 2016 के स्टूडेंट हैं मेरे, बहुत बढ़िया, है ना। तो हाँ, शेयर करें भैया प्लीज़, करो यार, है ना। जुनून 2 गुना हो जाएगा, बिल्कुल। और जो बच्चे 16, 18 इन भर्तियों तक मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं, उन्हें पता है मैं किस जोश के साथ पढ़ाता हूँ। क्लास के अंदर भाई सीधी सी बात है, ये सिचुएशन होती थी कि आसपास क्लासें जो चलती थी, 400-400 के बैच बड़े बड़े हॉल्स में जब चला करती थी, तो आसपास ऐसा लगता था कि वास्तव में कोई गजब पढ़ाई हो रही होगी, है ना। चलो अब इधर आओ। तो ये कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे। एक मैडम ने तो यूट्यूब पे कमेंट किया है, अच्छा तो यहाँ नोट्स बेचने आए हो क्या? नोट्स बेचने आए हो, ठीक है। तो भाई मूंगफली थोड़ी बेचूं भाई, मैं पढ़ाई से रिलेटेड हूँ, पढ़ाई से जुड़ा हूँ, तो नोट्स ही बेचूंगा यार, सीधी सी बात है। मेरे भी घर परिवार है यार, मैं भी बहुत नॉर्मल परिवार से हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई टीचर हूँ तो क्या हुआ, मैं भी एक बहुत नॉर्मल परिवार से हूँ, ठीक है। मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं यार, ठीक है। तो समझो इन चीज़ों को, मैं आपसे नाजायज़ नहीं ले रहा। हाँ, अगर मैं बेबात के पैसे ऐंठने की कोशिश करूं वो नाजायज़ है बेटा। मैं देखो क्वालिटिव कंटेंट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो प्लीज़ ये इस तरह का ये ना सोचा करें। और बहुत वाजिब है, एक बच्चा कमेंट करता आपको क्या पता कि एक बाप कैसे पैसे कमाता है। अरे वो झालर है, मेरे को ये ज्ञान मत देना, मैं जानता हूँ। मैंने मेरे बाप को देखा है कि उन्होंने इतनी बड़ी सिटी में हम लोगों को पढ़ाने के लिए, मैंने देखा है फटी हुई बनियान तक पहनी उन्होंने 6-6 महीने तक, है ना। तो मुझे ये ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझ रहा है। और बहुत नॉर्मल परिवार से हूँ, आज भी गांव में रहता हूँ, ठीक है ना। तो ये मुझे तो एटलीस्ट ज्ञान देना ही मत मेरे भाई। तो प्लीज़ समझदार बनो बेटा, आपसे कोई नाजायज़ नहीं ले रहा। बस ये है कि मेरे भी स्टाफ काम करता है, चीज़ें करता है, तो उन्हें भी टाइम टू टाइम सैलरी देनी होती है, चीज़ें मैनेज करनी होती है। इस वजह से ये कुछ कॉस्टिंग प्राइस रखिए बस, है ना। तो समझदार बनो बेटा। तुम ऐसे भी तो यार इजूल फिजूल में फिल्म देखने चले जाते हो, हैं, पता नहीं क्या पिज़्ज़ा बर्गर, ये मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं खाए, है ना। एक बच्चा है मेरे, कसम से उसकी, हम लोग नहीं खाते ये, है ना। तो ये चीज़ें तुम वहाँ पर तो फिजूल खर्च कर दोगे, और यहाँ पढ़ने के नाम पे तुम्हें ये लूट खसोट पता नहीं क्या क्या नज़र आता है। मत करा करो ऐसा, आ जाओ। चलो, जिसको समझ में आए वो ठीक है, जिसको नहीं आए बुरा लगे वो ठीक है रे यार, कोई नहीं। अब आ जा। हाँ देख, किसी ट्रांसपोर्ट पर फुल लोड कॉपर लॉस दे दिए बेटा। क्या दे दिए? फुल लोड कॉपर लॉस।
कॉपर लॉस, है ना। तो फुल लोड कॉपर लॉस तुम जानते हो WFL, WFL कितने दे दिए भाई, 600 वाट। ओके, तो इससे आधे लोड पर W हाफ। तो सुनो, ये पूछ रहा है एग्जामिनर, और पता है मेरा बच्चा क्या करता है, हैं? हाँ बिल्कुल वर्चुअल एनर्जी, हाँ बिल्कुल, अपन सब यार जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, मैं भी तुम भी, सब जिम्मेदारियां उठा रहे हैं अपन, है ना, करना पड़ता है अपने को। कोई नहीं समझे झालर उसका तो मैं क्या कर लूँ, है ना। चलो 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 आ जाओ, है ना। अच्छा, आयरन होता तो 600 वाट, वो कैसे भैया, फुल लोड कॉपर लोड, ऐसा कहां बोला है कि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम है। अगर वो बोलता कि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम है और फिर तेरे से आयरन लॉस पूछता, तो तू बता देता कि अधिकतम दक्षता के लिए कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होते हैं, है ना। लेकिन यहां तो कुछ अधिकतम दक्षता कुछ बोल ही नहीं रहा है, यहां तो ये बोल रहा है सीधा सीधा कि फुल लोड कॉपर लॉस 600 है, तो आधे लोड पर कॉपर लॉस बता दो। तो मेरा दिमाग तो, कई बच्चे ऐसे, हाँ बिल्कुल, राजीव मेरे साथ दो साल तैयारी करके गया है, जानता हूँ वो मुझे बहुत अच्छे से। चलो, तो देखो फुल लोड कॉपर लॉस 600 वाट, तो हाफ लोड पूछ रहा है, तो बच्चा पता है क्या दिमाग लगाता है, अच्छा 600 आधे पे पूछ रहा है 300, गच से दे आंसर टिक कर देगा। और ये गलत है, ये क्या है, गलत है। क्यों, सही जवाब देखिएगा, सही जवाब हो जाएगा बेटा, दिए गए लोड पर कॉपर लॉस, क्या, दिए गए लोड पर कॉपर लॉस बराबर वो लोड n स्क्वायर गुणा फुल लोड कॉपर लॉस। ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, दिए गए लोड पर अगर कॉपर लॉस बताने तो n स्क्वायर गुणा फुल लोड कॉपर लॉस, मतलब WN बराबर n स्क्वायर गुणा WFL। आई बात समझ में, इस तरह से ये फॉर्मूला काम में लेना बेटा, है ना। तो अब प्लीज यहां देखिएगा, n का मान कितना हो गया, आधा, तो आधे का स्क्वायर करो, और फुल लोड कॉपर लॉस कितने बेटा, 600, तो 1/4 गुणा 600, तो 1/4 गुणा 600 जब आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा, तो ये आएगा 150 वाट। कितना वाट, 150 वाट। तो यहां सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल एसपी रॉयल, आप भी हमसे पढ़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलो, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करिए बेटा। ये एक बात बता, अब जैसे किसी बच्चे ने ये फॉर्मूला ही नहीं पढ़ रखा, तो वो तो बेचारा वहां तुक्के ही लगाएगा, 600 का आधा करेगा, कुछ और करेगा, है ना। तो इस तरह से, हाँ कुछ अलग था नवीन नागर जी। देखो सिलेबस वैसे सेम ही रहता है ना। इस बार इन्होंने कुछ 1-2 टॉपिक जैसे हैं वो तुम्हारे, है ना, वो अलग जोड़ दिए हैं, बस बाकी सेम सिलेबस था, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसने 22 में तैयारी करी है उसको बोधर होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 25 में भी दोबारा तैयारी करनी पड़े। हाँ, मैटर को सेल्फ स्टडी ज़रूर करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल नवीन नागर जी, हमने आपकी बात सुन ली है। अच्छा सोनू गेथर जी, आप कह रहे हैं आयरन पूछता होता तो इसमें क्या सेम ही रहता? नहीं बेटा, सेम नहीं रहता। वो तब सेम होता जब तुम्हें कह देता कि ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा है और फुल लोड कॉपर लॉस 600 वाट है, तो बताओ आयरन लॉस कितने होंगे। तब उसको बता देते कि अधिकतम दक्षता की शर्त क्या होती है, कॉपर लॉस किसके बराबर होते हैं, आयरन लॉस के बराबर होते हैं। ठीक है, अभी यहां पर ऐसा पूछ लेता, सुन सुन सुन, इसी क्वेश्चन में कह देता कि फुल लोड कॉपर लॉस 600 वाट है, तो आयरन क्षति होगी, ये ले। अब बता सकते हो क्या? नहीं। अब क्या होगा तुम्हारा सही आंसर? आंकड़े अपर्याप्त हैं। अरे आंकड़े क्या हैं? अपर्याप्त हैं। तब आंसर ये होगा। केवल कॉपर लॉस दे देता और अधिकतम दक्षता इस तरह की कोई शर्त नहीं देता,
वर्चुअल एनर्जी आप बिल्कुल ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये 600 वाट, समझे इस तरह से। ओके, अगले क्वेश्चन पे आइए बेटा। चलो, ये भी ट्रांसफॉर्मर का ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, हालांकि देखो अभी मैं लिमिटेड कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बाकी मैंने चैप्टर वाइज भी हर चैप्टर के 50 से 100 के बीच में अलग अलग चैप्टर के, जैसे ट्रांसफॉर्मर है तो ट्रांसफॉर्मर के लगभग 100 क्वेश्चन मैंने ओपनली करवा रखे हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर चैप्टर के मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आपको करवा रखे हैं, इसी भर्ती में अभी करवाए थे थोड़े दिन पहले, है ना। अब इस टाइम हम लोग क्या करें, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बस अब ज़्यादा ना पढ़ें, कम पढ़ के भी हम एक बार प्री कर जाएं, ताकि मेंस की और जमा के तैयारी कर सकें, है ना। तो उसके लिए अभी ये क्लास चल रही है। चलो, अब चलो क्वेश्चन देखो। 1000 प्राथमिक फेरे वाले, मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कितना दे दिया तुम्हें, 1000 दे दिया, 1000 दे दिया बेटा। एक ट्रांसफॉर्मर को 250 वोल्ट एसी सप्लाई, मतलब प्राइमरी का वोल्टेज भी दे दिया तुम्हें 250 वोल्ट। देखो आगे क्या कह रहा है, 400 वोल्ट का सेकेंडरी वोल्टेज, मतलब ईएस कितना 400। तो क्या पूछ रहा है ये कि भैया बता दो सेकेंडरी में फेरों की संख्या, मतलब एनएस बताना है। तो तुम जानते हो ट्रांसफॉर्मर गुणांक का सूत्र, के बराबर एनएस बटा एनपी बराबर ईएस बटा ईपी बराबर आईपी बटा आईएस। देख, सेकेंडरी वोल्टेज है लेकिन यहां पर प्राइमरी करंट है, क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में हमेशा एक बात याद रखना बेटा, फ्रीक्वेंसी और पावर, आवृत्ति और शक्ति, ये नियत रहती है ना। चलो, और अगर इसी को प्रतिबाधा के केस में देखना चाहे तो √ZS बटा ZP। अब इस फॉर्मूला से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, यकीन मान ले मेरा, है ना, पक्का इस फॉर्मूला से ट्रांसफॉर्मर का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। तो अब देखो, तुम इसी को काम में ले लो ना यार, NS बटा NP बराबर ES बटा EP, ठीक है। तो NS बताना है, NP कितना दे दिया बेटा, 1000 दे दिया, बराबर ES दिया है 400, EP 250, है ना। तो अब यहां से NS का मान नहीं बता सकते क्या यार, 400 गुणा 1000 बटा 250, 250 से 1000 कटेगा 4 बार, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स हो जाएंगे बेटा 1600। कितने हो जाएंगे, 1600 हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, और लगभग मोनू सिंह सही जवाब है, निज़ामुद्दीन खान बिल्कुल सही जवाब है। राकेश चौधरी जी कह रहे हैं ऑन ड्यूटी सर, क्लास ले रहा हूँ AVNL, बिल्कुल राकेश। हाँ, वो जो है ना, वो ट्रांसफॉर्मर, ये गुणांक तो एक ही होता है बेटा, वो घुमाने का अनुपात, टर्न रेशो अलग होता है। वो एक तरह से यूं कह दो कि ट्रांसफॉर्मर गुणांक का जस उल्टा होता है ना। बिल्कुल ये सही बात कही थी गिरीश ने, है ना। स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों के केस में अलग हो जाता है, लेकिन वो अलग क्या होता है बेटा, वो अलग गुणांक नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्मर गुणांक है। एक होता है घुमाने का अनुपात, टर्न रेशो, क्या, एक तो है ट्रांसफॉर्मर गुणांक, एक है घुमाने का अनुपात, टर्न रेशो, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो और टर्न रेशो, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे। चलो, तो बेटा इस फॉर्मूला पे पक्का क्वेश्चन आएगा। हाँ, के का मान अब इसके लिए क्या हो जाएगा, के का मान बताना है तो बता दे, NS बटा NP या ES बटा EP से बता दे, जो वैल्यू तेरे को दे रखी है। तो के बराबर ES बटा EP, तो ES बटा EP कर दे, ES 400 और EP 250, कट गया, 40 बटा 25, तो 1 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा रे यार। हाँ, वो कुछ कुछ जो भी है, 1 पॉइंट कुछ कुछ, ठीक है। अब 1 से ज्यादा आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 1 से ज्यादा है मतलब स्टेप अप है, स्टेप अप है, इसका मतलब वोल्टेज को बढ़ा रहा है। और ये बात है भी, देख प्राइमरी में 250, सेकेंडरी में 400, मतलब वोल्टेज को बढ़ा रहा है, स्टेप अप प्रकार का है। अरे किस प्रकार का है प्यारे बच्चे, स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। बिल्कुल राजीव सही है, स्टेप अप में के का मान 1 से ज्यादा होता है, जबकि स्टेप डाउन में 1 से कम होता है। बहुत बढ़िया।
चलो आ जाओ प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। एक कूलाम किसके बराबर होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, या ये भी पूछ लेता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ये कई बार पूछा हुआ है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए या एक कूलाम किसके बराबर होता है, ये बहुत बार पूछता है। तो देखो आप लोगों ने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा है बेटा, हालांकि मैं तो आपको कहूंगा कि इसका जो आंसर है ना वो डायरेक्ट रट के याद रखा करो, है ना, 6.25 गुणा 10 की घात 18, है ना। फिर भी कैसे आएगा जरा देखो, बहुत बढ़िया। देखो सारे बच्चों का डी आंसर आ रहा है क्योंकि मैंने बता रखा है ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है। नाथुराम जी, पंकज बिल्कुल, कानाराम सिनी जी, सबका सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। गिरीश बहुत बढ़िया बेटा, वर्चुअल एनर्जी बिल्कुल, राजीव डी, लक्ष्मण, मोनू सिंह, साजन गुजर, कटारिया जी बिल्कुल, मुकेश गर्ग, लाडला खटवाले का, सोनू माहित, सौरभ जाट, बिल्कुल सबके सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है तुम्हारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। मैं आपको बता दूं अब तक ये क्वेश्चन न करते, मैंने देख लिया होगा पिछले 10-12 सालों में कम से कम 20-25 बार, तो ठीक है, जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो अब प्लीज ध्यान रखना कैसे आएगा भाई। Q बराबर NE, आवेश का क्वांटीकरण जानते हो कि किसी वस्तु पर कुल आवेश एक निर्धारित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। तो N क्या है बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में पूछ रहा है बेटा, एक कूलाम आवेश में, तो N बराबर आ जाएगा बेटा Q बटा E, जहां E क्या है, अरे E है बेटा इलेक्ट्रॉन का आवेश। और मुझे जल्दी से बताइए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है। तो बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, लेकिन किस में, माइनस में। प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है बट प्लस में, ठीक है। तो अब यहां पर हम माइनस प्लस की एक बार बात नहीं हो रही, सीधी इसकी वैल्यू ले लेते हैं, 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो N बराबर Q बट्टा E, Q का मान कितना दे दिया बेटा, 1 कूलाम, तो 1 कूलाम, और ये E इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दे 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हुआ बेटा, तो बच गया आपके पास 1 बटा 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये बेटा -19 ऊपर जाएगा तो 1 बटा 1.6 गुणा 10 की घात प्लस का 19, भाई -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। अब 1 में 1.6 का भाग नहीं दे जाता, कोई नहीं, तो इससे 1 0 उधार ले ले इधर से, तो 10 बटा 1.6 गुणा 10 की घात 18। अब 10 में 1.6 का बैठ के मजे मजे से भाग दे लेना बेटा, ये आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। और अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसको रट के याद रखना। बिल्कुल वर्षा यादव जी, राधे राधे, बहुत बढ़िया बेटा। अब सुनो, अब 1 कूलाम की जगह तुमसे 2 कूलाम में पूछे तो इसको 2 से गुणा कर देना, 10 कूलाम में पूछे तो 10 से गुणा कर देना। जैसे तुमसे कह दे कि भैया 2 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, कुछ नहीं, इस वैल्यू को 2 से गुणा कर दो, तो 6.25 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो ये आ जाएगा 12.50, तो 12.50 गुणा 10 की घात 18 आ जाएगा। समझ लो, मतलब ये वैल्यू याद रख लो। एग्जामिनर 2 कूलाम की पूछे तो 2 से गुणा कर देना, 3 की पूछे 3 से गुणा कर देना, 4 की पूछे 4 से गुणा कर देना, 10 की पूछे तो 10 से गुणा कर देना। तो 10 कूलाम आवेश में कितने आ जाएंगे, सीधी सी बात है 62.5 गुणा 10 की घात 18। मतलब समझ गए होंगे तुम मेरी बात। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां आंसर आ जाएगा आपका 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये लो भैया अगला क्वेश्चन। हाँ, तुम्हारे एक चीज देखना यार, राजस्थान लाइनमैन में 18 भर्ती के बाद से ही इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, बहुत पूछ रहा है। चलो जल्दी से आंसर कमेंट करो। बिल्कुल राजस्थान की कहानियां कह रहे हैं, बिल्कुल यार शेयर कर दो, बिल्कुल 100 गुना हो जाएगा, बिल्कुल। नहीं नहीं नाथुराम जी, 10 की पावर को 2 से गुना मत कर देना, केवल जो आगे वाली वैल्यू है उसको 10 से गुना कर देना, ठीक है। चलो गिरीश कुमार जी, बिल्कुल अगले प्रश्न का जवाब दो भैया, बताओ बताओ। चलो
ITI भारत एजुकेशन, बिल्कुल। तो यहाँ पर SL म्यूजिक जयपुर, जय सांवरिया सेठ की भैया, बिल्कुल सचिन जी, बिल्कुल बाल मुकुंद अहिर जी, बिल्कुल सबके देखो जवाब आ रहे हैं। अब क्या है सही जवाब देखते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर जो भी आपने जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है बेटा, 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर। अरे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो यार, तुम जानते हो यहां पर एक बात थोड़ा सा ध्यान देना। सौरभ जाट व्लॉग्स कह रहे हैं गुरुजी फर्स्ट पेपर को निकालने का कोई जुगाड़ बताओ ना यार। दादा सौरभ जी, थंबनेल यही है, टेक्निकल हेल्पर 2025 प्री पास कराने के जुगाड़ से लेकर मेंस में नैया पार करवाने की जिम्मेदारी यही है ना। हाँ, ये आयुष प्रधान जी कह रहे हैं सर आप इंपॉर्टेंट क्लास की प्लेलिस्ट बना दो। बिल्कुल आयुष जी, आपकी इस बात को मैं अभी गौर करूंगा, है ना। चलो नाथुराम जी, वो जो है ना वो किस लिए है वो थोड़ा सा समझना एक बार, है ना। चलो अब आओ भैया। अरे पेपर नहीं होता वो, आजकल नहीं होता। चलो इधर देखो, राजस्थान में भजनलाल सरकार है बेटा, है ना। वही उधर तो योगी लगे हैं और इधर ये भजनलाल जी लगे हुए हैं, वाट लग जाएगी। ठीक है, ये ऐसे ख्याल भी मत लाना गिरीश, पढ़ाई करो। अब तो केवल पढ़ाई है जो तुम्हें पार लगाएगी, नैया पार लगाएगी, पढ़ना पड़ेगा। चलो आओ यार, यहां पर देखो आपसे क्या पूछ लेता है। यहां पर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस कर लूं। मानव शरीर को 40 वोल्ट तक का झटका अनुभव ही नहीं होता, तक झटका अनुभव नहीं होता है। ध्यान देना, कितने वोल्ट तक का, 40 वोल्ट तक का झटका अपने को अनुभव, अपने बॉडी की बात हो रही है। तो देखो तुम जैसे बैटरी होती है, जैसे गाड़ियों की बैटरी होती है, स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह की बैटरी होती है ना, टच कर लो उसको, कुछ नहीं होता। क्यों, 12 वोल्ट है लास्ट। ठीक है, ठीक है, क्यों 40 वोल्ट तक का झटका अपने को अनुभव ही नहीं होता। मोबाइल बैटरी हुआ करती थी यार दादा, बिल्कुल अब की बार पार हो जाएगा सौरभ, थोड़ा सा और मेहनत कर। तो जैसे मोबाइल बैटरी है, टच कर ले कुछ नहीं होता, जीप पे टच कर कुछ कुछ होता है ना, क्या कुछ कुछ होता है। ठीक है, तो 40 वोल्ट तक का झटका अपने को अनुभव नहीं होता और 90 वोल्ट या इससे अधिक का झटका अनुभव नहीं बेटा, अपने लिए जानलेवा होता है। 40 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज जो है ये अपने को फील होना चालू हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से करंट में याद रखना बेटा, 9 मिली एम्पियर, कितना बेटा, 9 मिली एम्पियर तक का करंट अपने को फील ही नहीं होता, है ना। जबकि 9 मिली एम्पियर से अगर करंट ज्यादा होगा ना तो यह आपके लिए क्या हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। इससे कम तो नहीं, लेकिन 9 मिली एम्पियर से अगर करंट ज्यादा है ना, ये देखो सोनू माइज कह रहे हैं सर मेन एग्जाम में 2022 में 0.33 से रह गया। हाँ, पिछली बार थोड़ा सा एक वो नॉर्मलाइजेशन वाली भी दिक्कत थी यार, जिन बच्चों का एग्जाम 2 नवंबर को हुआ था उनको बढ़ा के नंबर दे दिए, है ना। तो वो एक थोड़ा सा स्कैम ही था, और क्या था, फर्जीवाड़ा ही था, है ना। तो कोई नहीं भैया, बिल्कुल लेके आओ नाथुराम जी, बिल्कुल सेलेक्टेड होने के बाद आऊँगा, बिल्कुल मिठाई लेके आओ, कम से कम मैं ही घर पे लेके जाऊं तो। हाँ, कान से कान 100 ओम होता है भाई, बिल्कुल राजीव सही कह रहा है। तो ध्यान देना, प्रतिरोध का भी पूछ लेता है। देखना, जनरली तुमसे पूछे कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना है, मानव शरीर का प्रतिरोध पूछ ले, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भैया मानव शरीर का प्रतिरोध कितना है, तो 500 ओम होता है। कितना ओम होता है, 500 ओम होता है। कान से कान का 100 ओम है। ठीक है, इसके बाद शुष्क अवस्था और गीली अवस्था। तो देख, गीली अवस्था में जो तुम्हारी त्वचा का प्रतिरोध है ना, ये त्वचा के प्रतिरोध की बात हो रही है, त्वचा, स्किन। तो गीली अवस्था में 1000 ओम, मतलब 1 किलो ओम मान ले यार,
जबकि बेटा शुष्क अवस्था में पूछे, किसमें पूछे, शुष्क अवस्था में, तो शुष्क अवस्था में 100 से 600 किलो ओम होता है। कितना होता है, 100 से 600 किलो ओम। तो देखो कहाँ तो 100 किलो ओम शुष्क अवस्था में, और गीली अवस्था में केवल 1 किलो ओम। तो देखो ये 100 गुना ज़्यादा है प्रतिरोध। इसीलिए तुम जब भीग जाते हो, गीले हो जाते हो, तो झटका तुम्हें आसानी से लगता है। ये मानव शरीर का प्रतिरोध, मतलब बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, ओके। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। प्रतिरोध पूछ लेता है, वोल्टेज वाला केस पूछ लेता है, और धारा वाला। तो 9 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट होगा ना बेटा, तो वो आपके लिए जानलेवा होगा। तो 10 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर, ये भी जानलेवा है। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस को करना, मतलब ये ऐसे पूछ लेगा जैसे किसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में आएगा, या तुमसे ऐसे पूछ ले बेटा कि कौन सा करंट मनुष्य के लिए ज्यादा घातक है। तो ऐसे केस में प्लीज ध्यान रखना, ये पिछली 2018 वैकेंसी के अंदर टेक्निकल हेल्पर ने झड़ी लगा दी थी इस कॉन्सेप्ट पे, है ना, और सबके आंसर अलग अलग। किसी में तो 10 से 15 मिली एम्पियर ही सही मान रहा है। तो वो डिपेंड करेगा बेटा ऑप्शन पे, सबसे ज्यादा वैल्यू जिस करंट की हो उसको टिक करके आना तुम। तो देखो 1 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर फील ही नहीं होगा, 5 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर, हाँ ठीक है फील होगा, लेकिन जानलेवा नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा तुम्हें कुछ कुछ कर देगा, और ये तो बहुत कुछ कर देगा। तो तुमसे जो खतरनाक करंट वाली वैल्यू पूछी जाए, अब सपोज कर तेरे बिजली बोर्ड में 5 ऑप्शन आते हैं, है ना, तो अब इधर देख, 5वां ऑप्शन है बेटा 50 मिली एम्पियर से 60 मिली एम्पियर, ये 5 ऑप्शन है। अब बता किसको टिक करेगा, अब बता। हाँ बिल्कुल नाथुराम जी, वही तो मैं कह रहा हूं, 2018 में आए थे ऐसे क्वेश्चन। तो अब बोल, अब क्या टिक करेगा, तो अब आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। समझ गए क्या मेरी बात। तो इस तरह से बिल्कुल नाथुराम जी, मैंने पूरे पेपर एनालिसिस किए, बिल्कुल सही किए आपने। 18 में इस तरह के क्वेश्चंस की भरमार थी, बिल्कुल। मन्नू कुमार बिल्कुल सही जवाब, नरेंद्र कुमावत, हाँ 9 मिली एम्पियर से ऊपर का जानलेवा है। नरेंद्र जी मैं ये नहीं कह रहा हूं 9 मिली एम्पियर जानलेवा है, मैं ये कह रहा हूं 9 मिली एम्पियर से ऊपर का करंट जानलेवा है, मैं ये कह रहा हूं दादा, समझ रहे हो। तो इस तरह से अब ये आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर ये हो जाता। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो ये भी बताओ, 2 कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व, मतलब L1 और L2, ये दे दिए बेटा 4 मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी, और युग्मन गुणांक के कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये दे दिया 0.5। तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, एम पूछा है। मतलब ये ऐसे कह रहा है यार, एक कॉइल ये है जिसका स्वप्रेरण गुणांक L1 है, एक कॉइल ये है, ट्रांसफॉर्मर वाला केस ऐसा ही तो है जिसका L2 है, ठीक है। तो अब इनका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग तुम्हें दे दिया K, तो अब इस स्थिति में इनका युग्मन गुणांक पूछा है। ये देखो, ये इस तरह से फ्लक्स का प्रवाह जो होगा, तो इस केस में तुमसे यहां पर युग्मन गुणांक कैपिटल M का मान पूछा है। तो ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल क्या आंसर आता है अभी देखते हैं। M बराबर K अंडरवुड L1 L2, के का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 0.5, L1 और L2 का वैल्यू तो 4 गुणा 9, मतलब 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल लोगे तो 6, तो आ जाएगा 0.5 गुणा 6 मिली हेनरी। तो 6 को 0.5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3 मिली हेनरी, और यहां पर B सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ 100 मिली एम्पियर पर मृत्यु हो जाती है। इलेक्ट्रीशियन स्टडी 1.0 जूनियर इंस्ट्रक्टर की ज्वाइनिंग कब तक होगी? कुछ पोस्ट के लिए तो दे दिए ना अभी पीछे जो फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है, उसमें ओके। अमन मेहता जी बिल्कुल 3 मिली हेनरी। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं बी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, फटाफट जवाब दो सारे। डीसी सप्लाई को एसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। सर गुस्सा करो ना वो ऐसे थोड़ी आता है यार। मैं वो पहला टॉपिक पढ़ाता हूं, कंघे वाला, है ना, कि आवेश, वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, मतलब कंघे को ऐसे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओ तो कुछ नहीं होता, लेकिन बालों में रगड़ के कंघे को कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओ तो वो उससे चिपकता है, आकर्षित होता है ना। तो दैट केस में मैं कहता हूं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह सामान्य से अलग व्यवहार दर्शाता है, मतलब कुछ अलग गुण, है ना। तो जैसे बच्चा बड़ा खुश है, मजे से बैठा आराम से, है ना, और अचानक से जैसे ही मैंने, चाहे उसको दिखावे के लिए ही सही, मैंने डांट दिया, वो सीरियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात है ना। तो वहाँ उस समय वो जब टॉपिक पढ़ाता हूँ तब करवाता हूँ, गुस्सा भी दिखावटी सही करना पड़ता है। अरे यार ये मत करो रे यार, कुछ बी दे रहे हो कुछ सी दे रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है यार। कुछ बी जवाब दे रहे हैं कुछ सी जवाब दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा यार दादा। चलो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इन्वर्टर। हाँ कन्वर्टर है, ये कन्वर्टर ही है भाई, एक चीज को दूसरी चीज में बदले क्या है, कन्वर्टर है। लेकिन ये कन्वर्टर का भी प्रकार है क्या, इन्वर्टर। देखो कन्वर्टर मैं ये नहीं कह रहा गलत है, हाँ बी सही है, लेकिन बेस्ट आंसर तो इन्वर्टर है। कन्वर्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा, जो एक रूप को दूसरे रूप में बदल दें। जैसे अब सुनना, मैं सारे बता दे रहा हूं, यहां पर आंसर इन्वर्टर होगा। हाँ लगा होता है घरों में इन्वर्टर। तो देखो, अच्छा एक बात याद रखना बेटा, उत्पन्न हमेशा होती है एसी। उत्पन्न क्या होती है, एसी। लेकिन एसी को स्टोर नहीं कर सकते, एसी को स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर किस फॉर्म में किया जाता है बेटा, डीसी की फॉर्म में। जैसे बैटरी, सेल बैटरी में केमिकल की फॉर्म में, तो वो क्या है बेसिकली, डीसी है। क्या है, डीसी है। आसमानी बिजली वो डीसी है, क्या है, डीसी। मतलब स्टोर हमेशा अगर विद्युत ऊर्जा होगी तो वो किस फॉर्म में होगी, डीसी में। एसी में कभी स्टोर नहीं होती है, एसी के रूप में कभी स्टोर नहीं होती। स्टोर हमेशा किसके रूप में होगी, डीसी। उत्पन्न होती है एसी, लेकिन स्टोर किसके रूप में होती है, डीसी के रूप में। तो चुरू टेक्निकल कह रहे हैं कि हाँ चुटकियों से बच्चे कर देते हैं। अरे वो ऐसा नहीं, चुटकियों से नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी क्या मेरी मेहनत नहीं दिख रही क्या तुम्हें, चुटकियों से थोड़े होते हैं। तू जानता है यार चुरू टेक मजे ले गया है, वो तो डायलॉग था यार, है ना, कि लोग कहते हैं अच्छा चुटकी बजाता है चौधरी और बच्चे हो जाते हैं कोचिंग में। ऐसा नहीं होते यार, मेहनत करनी पड़ती है। वो रात भर टेस्ट पेपर बनाने पड़ते हैं, स्टडी मटेरियल अपडेट करना पड़ता है, तब जाके पसीना बहाते हैं, तब जाके बच्चे होते हैं। अब उन बेवकूफ़ों को कौन समझाए। चलो आ जाओ। हाँ तो अब कन्वर्टर है बेटा, आजा आजा आजा, स्वाद ले लिया तूने, आ जाए। चल कन्वर्टर मतलब जो एक रूप से दूसरे रूप में बदले। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है तुम्हारा, बताओ रे यार, एसी को डीसी में कौन बदलता है, जल्दी जल्दी का आंसर कमेंट करते जाओ। 1 नंबर, एसी को डीसी में कौन बदलता है। 2 नंबर, डीसी को एसी में कौन बदलता है। 3 नंबर, एसी को वोल्टेज बदल के एसी में कौन बदलेगा, मतलब वोल्टेज चेंज कर दे, है ना, तो इसको एसी परिवर्ती। लेकिन यहां पर आवृत्ति क्या है, नियत है। अरे आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नियत है। एक और पूछ लेता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा, है ना। एसी वोल्टेज को परिवर्ती एसी वोल्टेज में बदलने वाली युक्ति का नाम बताइए जबकि आवृत्ति नियत रहे। चौथा क्वेश्चन मेरा, एसी को परिवर्ती एसी में बदलना है। किस में बदलना है, परिवर्ती एसी में। लेकिन बेटा यहां मैं कह रहा हूं आवृत्ति भी परिवर्तित करो, कि जैसे 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज के बजाय 60 हर्ट्ज पे दो, आवृत्ति परिवर्तित करो, है ना। एक पूछ लेता है बेटा, डीसी को परिवर्ती डीसी में बदलो, डीसी को परिवर्ती डीसी में। मतलब जैसे मेरे पास 12 वोल्ट की डीसी है और मैं चाह रहा हूं कि 12 वोल्ट की डीसी से
50 वोल्ट की डीसी चाहिए या 100 वोल्ट की डीसी चाहिए, है ना। बिल्कुल जरूर आना जी आयुष प्रधान जी, पक्का होगा। हे भगवान, मैं तो अब यही दुआ करूंगा, हे भगवान मेरी रोजी रोटी बचा ले, भगवान इस आयुष का प्री निकलवा दे, ऐसा क्या। चलो चलो आप जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो। एसी को डीसी में कौन बदलेगा, डीसी को एसी में कौन बदलेगा, एसी को वेरिएबल एसी में कौन बदलेगा जबकि आवृत्ति क्या रहे, नियत। और फिर पूछ रहा हूं एसी को वेरिएबल एसी में कौन बदलेगा जबकि आवृत्ति भी परिवर्तित हो, और डीसी को वेरिएबल डीसी में कौन बदलेगा। चलो जल्दी से आंसर कमेंट करो प्यारे बच्चों। ये सब कन्वर्टर हैं, ये सब कन्वर्टर हैं। बिल्कुल होगा होगा सौरभ जाट जी, बिल्कुल होगा, बस आप तो पढ़ लो जैसा मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल यहां पर सोनू राज ने कहा है कि सर एसी टू डीसी रेक्टिफायर, बिल्कुल सही है, डीसी टू एसी कन्वर्टर। फिर बाल मुकुंद अहिर जी कह रहे हैं कि सर 5वें नंबर का चॉपर होगा, बिल्कुल होगा। सौरभ काहे टेंशन ले रहे हो भैया, मस्त रहो। और 4 नंबर का ये नरेंद्र कुमावत ऑक्जिलो इसको बता रहा है, गलत बता रहा है। अरे सौरभ मस्त रे यार, इतना टेंशन ना ले, मजे से पढ़ाई कर बस, ठीक है भाई, है ना, अभी मस्त रहे तू, पढ़ाई कर बस। 5वें का चॉपर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ जा, बस हो जाएगा प्री। तैयारी करो दवा के मेंस के लिए। चलो आओ प्यारे बच्चों, यहीं पर बात करते हैं एसी को डीसी में। तो तुम जानते हो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा में बदलेगा दिष्टकारी। कौन करेगा, दिष्टकारी। क्या कह दोगे इंग्लिश में, रेक्टिफायर। अच्छा इसको एक और निम्न वर्ड याद रखना, संशोधक। क्या, संशोधक। रेक्टिफायर को एक और वर्ड तुम्हारी एग्जाम में लिखा आ सकता है, संशोधक, ठीक है। तो एसी को डीसी में बदलेगा बेटा दिष्टकारी रेक्टिफायर। डीसी को एसी में बदलता है बेटा इन्वर्टर। कौन, घरों में लगा हुआ है ना इन्वर्टर, है, घर ऑफिस वगैरह कहीं लगा होता है इन्वर्टर, है ना। वो क्या करता है, अब देखो बैटरी है तो उसमें डीसी है, लेकिन घरों में अपन लाइट पंखे एसी पे ऑपरेट करते हैं, तो वो डीसी को किस में बदल देता है बेटा, इन्वर्टर, एसी में। फिर एसी को परिवर्ती वोल्टेज ऑफ एसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहे, नियत। तो तुम जानते हो ना यार, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, अब डीसी को थोड़ी करता है, एसी वोल्टेज को ही कम ज्यादा करता है ना। और ट्रांसफॉर्मर में आवृत्ति क्या रहती है, नियत। अब एसी को वेरिएबल एसी में, लेकिन आवृत्ति भी तुम्हें मनचाही चाहिए, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 65 हर्ट्ज, जितनी चाहिए उतनी मिल जाए। तो इसके लिए काम में लोगे बेटा साइक्लो कन्वर्टर, ध्यान देना, साइक्लो कन्वर्टर। इसी तरह से और देखो प्यारे बच्चों, डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलता है चॉपर। कौन बदलता है, चॉपर। तो ये पांचों ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ध्यान रखना। साइक्लो कन्वर्टर, बिल्कुल गिरीश का सही जवाब, बहुत बढ़िया बेटा। तो शानदार प्यारे बच्चों। हाँ रेक्टिफायर तुम जानते हो, इसमें डायोड काम में लेते हैं हम लोग। क्या काम में लेते हैं, डायोड। फिर रेक्टिफायर के भी अलग अलग प्रकार पढ़े हैं तुमने, है ना। सबसे पहले पढ़ा है तुमने अर्धतरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर दूसरा पढ़ा है तुमने फुल वेव रेक्टिफायर। फिर फुल वेव रेक्टिफायर में भी 2 प्रकार हैं बेटा, एक तो सेंटर टेप और एक ब्रिज। एक तो है सेंटर टेप और एक क्या है, ब्रिज। इसमें डायोड की संख्या 1 होती है। अरे पूछता है तुमसे एग्जामिनर कि बताओ से अर्ध तरंग दिष्टकारी में डायोड कितना, 1, सेंटर टेप में डायोड कितना, 2, ब्रिज में डायोड कितने, 4। ये पूछ लेता है। 2018 में तो डायोड की संख्या पूछ ली, बता क्यों पूछ रहा था भैया। हाँ मैं भी बहुत मिस करता हूँ यार, है ना। अब वो लॉकडाउन बाद में, मतलब कोविड बाद में वो माहौल बना ही नहीं यार वापस। कोई नहीं, जैसे राम राखे वैसे रह लेंगे यार, कहाँ दिक्कत है। चलो, तो इसमें डायोड की संख्या 1, इसमें 2 और ब्रिज में 4। इसमें ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं होती, हाफ वेव रेक्टिफायर में। ब्रिज में भी ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है। तुम रेक्टिफायर से पढ़ जाना बेटा, ये डायोड की संख्या, किसमें ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है, किसमें नहीं होती, इनकी दक्षता याद कर जाना, है ना।
जैसे अर्धतरंगदिष्टकारी की दक्षता होती है, पक्का पूछता है 40.6%। सेंटर टेप और ब्रिज की दक्षता होती है 81.2%। पक्का पूछेगा ये 40.6%, 81.2%, पक्का पूछता है ना। तो ध्यान रखना भैया पंकज, तो ये पक्का पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। चलो और बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आओ। अच्छा, चलो इसका बताओ। फुल लोड पर एक ट्रांसफॉर्मर का लोहास मतलब आयरन लॉस, फुल लोड पर आयरन लॉस दे रखे हैं 400 वाट फुल लोड पर, और अब आपसे पूछ रहा है आधे लोड पर लोहास मतलब आयरन लॉस बताओ। चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जल्दी से बताओ। सोनू गेथर 400, बिल्कुल। कटारिया जी 400, अच्छा ये कैसे हो रहा है, अच्छा सही कह रहे हो, बिल्कुल। तो बेटा सुन, ध्यान दे शब्दों पे। कॉपर लॉस दे रहा है, सॉरी आयरन लॉस दे रहा है, कॉपर लॉस नहीं दे रहा। बच्चा दिमाग लगा लेता है, अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला पढ़ाया था उस पर WN बराबर N² गुणा WFL। अच्छा तो N का मतलब आधा, तो आधे का स्क्वायर करेगा, फिर फुल लोड 400 देगा, है ना। तो 1/4 गुणा 400 और फटाफट से जवाब दे देगा 100 वाट। ऐसे ना मुन्ना, कॉपर लॉस थोड़ी पूछ रहा है, ये तो फॉर्मूला किसके लिए पढ़ाया था, कॉपर लॉस के लिए पढ़ाया था। किसके लिए, कॉपर लॉस के लिए। यहां लॉस कौन सा दे रहा है तेरे को, आयरन लॉस। और आयरन लॉस को तुम लोग स्थिर हानि कह देते हो बेटा, अचल हानि कहते हो, कांस्टेंट लॉस कहते हो, कांस्टेंट लॉस। तो एक बात बताओ यार, ये लोड पे तो डिपेंड ही नहीं करते यार, है ना। तो लोड पे डिपेंड नहीं करते, किस पे डिपेंड नहीं करते, लोड पे डिपेंड नहीं करते। तो अगर फुल लोड पे 400 वाट हैं तो आधे लोड पर भी कितने होंगे, 400 होंगे। 1/4 पर भी कितने होंगे, 400 होंगे। 1/3 पर भी कितने होंगे, 400 ही होंगे, क्योंकि आयरन लॉस नियत रहते हैं, बदलते नहीं हैं। बिल्कुल सोनू गिरीश, बिल्कुल। अगर कॉपर होता, सीकर हूं दोस्त, सौरभ सीकर, तो बिल्कुल बेटा ध्यान देना इस बात पे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। चलो आगे। अच्छा एक तुमसे आयरन लॉस जब पूछेगा ना तो वो हिस्टेरिसिस या एडी करंट की बात कर सकता है। किसकी बात कर सकता है, हिस्टेरिसिस और एडी करंट। चलो इसकी भी बात कर लेता हूं फटाफट। हिस्टेरिसिस मतलब चुंबकीय शैथिल्य, चुंबकीय शैथिल्य हानि। और एक बात कर लेता है वो एग्जामिनर बेटा आपसे, एडी करंट मतलब भंवर धारा। यहां से भी पक्का क्वेश्चन पूछ लेता है वो, है ना। तो प्लीज अब इधर इसको ऐसे समझ बेटा, देख ध्यान देना बेटा, है ना। हिस्टेरिसिस लॉस फॉर्मूला होता है N बीटा की पावर 1.6 FTV, FTV, T कोर की मोटाई, V आयतन है, वोल्टेज नहीं आयतन है, आयतन है ना, और F आवृत्ति है। मतलब अब जब तूने एक बार कोर बना दी तो उसकी मोटाई आयतन ये सब फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब हिस्टेरिसिस लॉस आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। जबकि बेटा एडी करंट लॉस जो होते हैं ना, N बीटा की पावर N² B² T² V, F² T² V, इसका मतलब एडी करंट लॉस आवृत्ति के वर्ग पर निर्भर करते हैं। तो ऐसा कह देता कि बताओ यार आवृत्ति को 2 गुना कर दिया जाए, आवृत्ति को 2 गुना कर दिया जाए तो बताओ हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस कितने हो जाएंगे। तो देखो आवृत्ति को 2 गुना करें तो हिस्टेरिसिस तो 2 गुना, लेकिन एडी करंट 2 का स्क्वायर कितना गुना, 4 गुना। लवर्स किंग काई की PDF यार है,
सब बातें वो 45 पेजों में लिखी हुई हैं, उन्हीं को गा रहा हूँ बस, है ना। लवर्स किंग मैं ऐसे कोई क्लास की पीडीएफ वगैरह उस झमेले में ही नहीं पढ़ता, है ना। सब चोंचले हैं वो, पीडीएफ हो क्यों ज़्यादा पढ़ लेगोगे, है ना। वही 45 पेज हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट पूछता रहता है। अच्छा, दूसरा एडी, ये हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस हैं, इसको कम कैसे करूं? तो ध्यान देना इस पे भी। हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। कोर को किसका बनाया जाता है बेटा? सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। जबकि एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए कोर को पटलित बनाया जाता है और लेमिनेटेड किया जाता है। क्या बेटा? कोर को पटलित बनाया जाता है, साथ ही क्या किया जाता है? इसको लेमिनेटेड। और लेमिनेशन किसकी बेटा? तो लेमिनेशन करते हैं बेटा सिलिकॉन ऑक्साइड की। अरे लेमिनेशन किसकी करते हैं बेटा? सिलिकॉन ऑक्साइड की वार्निश करते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड की वार्निश। अब सुन, ये क्वेश्चन तेरे से ट्रांसफॉर्मर में भी पूछता है, मोटर में भी पूछता है, जनरेटर में भी पूछता है, अल्टरनेटर में भी पूछता है, सब जगह पूछता है। ठीक है अशोक, कोई नहीं, छोड़ना यार, इधर आ जा, है ना, करेंगे उसमें भी सुधार। हाँ, सिलिकॉन स्टील कब हो गया? इसमें बंद हुआ होगा तो देख, चल रहा है ना, देखो चल रहे हैं यार, स्पीड स्लो आई होगी, देखो लाइव है, चल रहा है। हाँ, वर्चुअल एनर्जी कौन से 40-45 पेज हैं दादा? वो रामबाण सारांश बुकलेट है, उसको कवर करना है ना। चलो अब देखो, ये सिलिकॉन स्टील जो है, इस सिलिकॉन स्टील में भी एक बात याद रखना, इसमें नरम लोहा प्लस सिलिकॉन होता है, और इसमें मात्रा पूछ ले तो बता देना बेटा, 97% तो नरम लोहा और 3% सिलिकॉन, है ना। या कई बुक्स में 3.5 से 4.5, हालांकि बेटर आंसर जो है ये 3.5 से 4.5 ही है। बेस्ट गाइड्स को अगर तुम प्रेफर करोगे तो 3.5 से 4.5% होगा। हाँ भाई, कैंसर वेंसर हो जाए, चल आ जा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो आओ यार बच्चों आगे, अगले क्वेश्चन पे चलो। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार अनुमत आवर्ती विचरण कितना है? चलो बताओ, भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार अनुमत आवर्ती विचरण कितना है? जल्दी बताओ बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बोलिए, आंसर दीजिए जल्दी से। तो देखो, भारतीय विद्युत अधिनियम जो है आपका IER 1956, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956, इसको देखिएगा, IER 1956, भारतीय विद्युत अधिनियम 1956, इसके अनुसार बेटा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं क्या दे रखा है? अरे सिलिका जेल का रंग बता रखा है ना, शुष्क अवस्था में नीला, और जैसे ही वो नमी अवशोषित कर लेता है हल्का गुलाबी। वेरी गुड बाल मुकुंद अहीर, बहुत बढ़िया, ±3%, बहुत बढ़िया, ±3%। ये आवृत्ति में जो चेंज हो सकते हैं ना, वो कितने हैं? ±3%। जैसे सुनो, भारत में अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया? 50 हर्ट्ज है, लेकिन ये इसमें वेरिएशन कितना हो सकता है? ±3%। ये ध्यान रखा करो यार, है ना, कि वोल्टेज में कितना वेरिएशन हो सकता है, आवृत्ति में कितना वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ±3% है बेटा, है ना। ±3% का मतलब 50 का 3% हो जाएगा 1.5, कितना? 1.5।
तो 50 प्लस 1.5 और 50 माइनस 1.5, मतलब 51.5 तो अधिकतम ऊपर और 48.5 नीचे। मतलब आवृत्ति जो है ना, वैसे तो अपनी कितनी है बेटा 50 हर्ट्ज, लेकिन कितनी चल सकती है 48.5 से 51.5 के बीच चल सकती है। इससे ज़्यादा वेरिएशन होगा। हाँ, जापान 40, यूएसए 60, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। हाँ बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर के क्वेश्चन लाओ। सौरभ ला रखे हैं, ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर के पहले अलग से ही वो करवा रखे हैं, अब तो मैं इंपॉर्टेंट। हाँ, वोल्टेज में 6.5, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राजीव सही बात बेटा। सौरभ जी, मैंने अगर आपको अलग से ट्रांसफॉर्मर और ये जनरेटर ही पढ़ना है तो अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, उनको पढ़ लो। तो यहाँ अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे जिनमें हमने यहाँ तक कर लिया है। आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मन लगा के पढ़ो, मेहनत करो। ओके गाइज, थैंक यू।